हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में ये मैंने ऑक्साइड्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था लास्ट लेक्चर में, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ऑक्साइड की खास बातें क्या होती है। ठीक है, अब देखो जो आपका P4O6 होता है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है बच्चों? ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड विद गार्लिक स्मेल, मतलब गार्लिक स्मेल के साथ ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन जो आपका P2O3 होता है ये आपका स्नोई मतलब आपका बर्फ, आपका जो बर्फ होता है मतलब स्नो जो होता है उसके टाइप का होता है। स्नो जो होगा उसके टाइप का होगा, स्नोई सॉलिड होगा। ठीक है, स्नोई सॉलिड का मतलब जो आपका स्नो होता है उसी के टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तो था आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें आपसे ज्यादा पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। काफी उतना बड़ा टफ नहीं है बच्चों, एक दो बार समझोगे तो आप लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी है, देखते हैं एक एक करके समझते हैं। अब हम अगर मैं बात करूं यहां पर मैं लिखता हूं P4O6 और यहां पर मैं लिखता हूं P4O10। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम, एक साथ ही पढ़ लेंगे ताकि हमको कंपैरिजन के थ्रू हमको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि P4O10 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन मेथड और यहां पर भी इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। अब देखो प्रिपरेशन मेथड आप लोग जानते हो, अगर मैंने व्हाइट फास्फोरस को लिमिटेड एयर में डाल दिया, क्या लिमिटेड एयर में डाला, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? P4O6। अगर मैंने सिमिलरली P4 को अगर O2 एक्सेस अमाउंट में O2 में डाल दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? P4O10। ठीक है, P4O10 हमारा बन जाएगा। ये तो था इसकी खास बात। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूं यहां पर वाटर के साथ एक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक्शन विद वाटर के साथ, दोनों में होता है बच्चों एक्शन विद वाटर H2O के साथ। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैंने P4O6 का अगर H2O के साथ रिएक्शन कराया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? +3। तो हमेशा जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बना देना है आप लोगों को। तो यहां पर H3PO3 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैंने H2O को हॉट H2O से रिप्लेस कर दिया, किससे? हॉट H2O से, तो ये आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर का बन जाएगा H3PO4। तो आपको कौन सी रिएक्शन ध्यान रखनी है? ये वाली रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखनी है, बस ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है थोड़ी सी। इसके थ्रू आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर P4O10 की रिएक्शन H2O के साथ करा दिया, कोल्ड H2O के साथ, तो यहां पर आपको क्या बनेगा? HPO3, दैट इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके बारे में मैं अभी आगे ही बताने वाला हूं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैंने हॉट में डाल दिया तो P4O10 अगर H2O में डाला, हॉट में डाला, तो यहां पर H3PO4 बनेगा। मतलब यहां पर भी सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर का, यहां पर भी सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर का। केवल और केवल डिफरेंस कहां है बच्चों? केवल और केवल डिफरेंस आपका इस पॉइंट पर है। ठीक है, काफी इजी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर P2O6, हाँ
इसको हॉट के साथ कराएंगे तो ये तो होगा, साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। P4O6 का अगर हॉट H2, हाँ ठीक, तो यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा और यहां पर। अब आपका P4O10 आपका कहां काम में आता है? मैंने आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P4O10 बताया था। P4O10 सबसे ज्यादा आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब ये क्या करता है? वाटर को रिमूवल करता है। कि क्या करेगा बच्चों? ये रिमूवल ऑफ वाटर, सबसे 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 अच्छा काम है इसका, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर ये किस तरीके से करेगा समझते हैं। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में किस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। अगर मैंने यहां पर HNO3 की रिएक्शन, अब देखो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, HNO3 की रिएक्शन अगर मैंने P2O5 के साथ करवाई तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर आपका क्या बनेगा? यहां पर आपका यहां पर क्या बनेगा? सिमिलरली रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, N2O5, N2O5 क्या बनेगा? N2O5 बताया था। यहां पर +5 है तो +5 में से H2O निकाल के +5 का ऑक्साइड बना दो। ठीक है, ये आपका बनेगा और साथ में यहां पर H3PO4 बन जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये रिएक्शन हमने N2O5 के प्रिपरेशन मेथड में देखी थी। आप लोग पीछे पेज पलटो तो आप लोगों को दिख जाएगा सिमिलरली रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने H2SO4 को अगर मैंने P2O5 में डाला तो P2O5 में H2SO4 को अगर मैंने हटाया तो यहां पर क्या है? +6 है, +6 है ना, तो +6 का आपको ऑक्साइड बना दो और यहां से H2O रिमूवल। तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को डील कर सकते हैं किसके? P4O6 और P4O10 के रिएक्शन को। ठीक है, P4O6 और P4O10 के रिएक्शन को। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों ऑक्सी एसिड के टर्म में। तो ऑक्सी एसिड के टर्म में किस तरीके से रिएक्शन होगी बच्चों? ऑक्सी एसिड के टर्म में आपकी किस तरीके से रिएक्शन होगी उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहां पर ऑक्सी एसिड के टर्म में किस तरीके से आप लोगों की रिएक्शन होने वाली है। देखो यहां पर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या होता है बच्चों? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। तो एक एक करके मैं सारे ऑक्सी एसिड को बताता हूं। सबसे पहला मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग कि हाइपो किस नाम से होगा, किस नाम से क्या होगा। मैं आपको ट्रिक के साथ ही बताता हूं। देखो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझो +1 है, +3 है, +5 है। इन दोनों का इंटरमीडिएट आपका हाइपो होगा। हाइपो किसका बनेगा? इसका हाइपो बनेगा, इसका हाइपो बनेगा। ठीक है, और +3 वाला +1 वाला हाइपो होगा, किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, बस इस चीज को समझना। +5 वाला यहां पर +4 बनेगा, +4 वाला हाइपो होगा +5 का, और +1 हाइपो होगा +3 का। अब +3 का कौन सा होता है? H3PO3, और ये कौन सा होता है? H3PO4। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इसका हाइपो क्या होगा? हाइपो क्या होगा? इससे लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला, मतलब H3PO2। तो यहां पर देख सकते हो +1 है, तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब +4 वाला क्या होगा? H4P2O। ठीक है, P2 और +4 का बनाना है तो 6 12 4। हाँ, इसका नाम होगा हाइपो 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
हाँ ठीक है बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब बात को ध्यान से समझना, इसमें से जब ध्यान से समझना, इसमें से जब मैं एक H2O को रिमूवल कर दूंगा, इसमें से जब मैं दो मॉलिक्यूल बना के, ध्यान से समझना, दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल में से इसके अगर मैंने लिए कितने मॉलिक्यूल, अगर मैंने इसके यहां पर अलग से लिख देता हूं, इसी के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 को अगर इसमें से मैंने एक H2O रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब कैसे होगा बच्चों, दो क्या होगा इसका समझो, H6P2O6, H2O निकाल दो, H6P2O6 में से H2O निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H4P2O5, that is the formula of pyrophosphoric acid. Similarly here यहां पर 2 मोल ऑफ H3PO4 को अगर मैं एक H2O निकाल दूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, H6 की जगह H4P2O7, that is called what, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरीके से ध्यान को, पायरो का मतलब दो जोड़ के एक निकाल दो, पायरो का मतलब दो जोड़ के एक निकाल दो, और ऑर्थो का मतलब सिंपल रखो। ठीक है, और मेटा का मतलब क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। अब मेटा का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने H3PO4 में से एक H2O निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मूला, HPO3। तो ये सब थे फॉर्मूले, कैसे बने उसको समझो। ऑर्थो बना लो, उसका एक कम, उसका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हाइपो बना दिया हाइपो। देन आफ्टर हम इसको देख लेंगे फिर अब कि इसमें से अगर इसके दो ऑर्थो में ही अब काम करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से एक H2O निकाल देंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगर मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक H2O हटा दिया तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस नहीं फॉस्फोरिक, सॉरी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहां पर H3PO4 में से सीधा मैंने H2O हटाया तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटा। तो इस तरीके से हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं यहां पर काफी इजीली हम लोग यहां पर बता भी सकते हैं। अब हम एक एक करके सबके स्ट्रक्चर को देखते हैं बच्चों, सबके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हाँ, और उसी के नीचे मैं इसका प्रिपरेशन मेथड भी बताता जाऊंगा। ठीक है, सबके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब मैं यहां पर स्ट्रक्चर प्लस नेम बताऊंगा। पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला H3PO2 POOH H। ऐसे मत समझना ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी ऐसा बनाया बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आपका क्या, इसका आपका ये आपका हो गया ये इसका आपका हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना दिया स्ट्रक्चर। अब मुझे इसका प्रिपरेशन मेथड देखना है, यहां पर हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो अगर P4 की रिएक्शन मैंने अल्कली के साथ करा दिया, तो आपको बताया था ना, P4 की रिएक्शन जब भी अल्कली के साथ कराते हैं तो NaH2PO2 बनता है। तो ये इसमें से एक Na हटा दो, मतलब सीधा OH माइनस के साथ करा दो H2O के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, H3PO2। ये तो मैंने बताया था कहां, फॉस्फीन बनाने में, कहां बताया था, फॉस्फीन बनाने में, लेकिन ये नहीं बनेगा, अब इस बार ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा कौन सा था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो H3 फॉस्फोरस
H3PO3। अब देखो इसका एक और नाम होता है फॉस्फिनिक। फॉस्फिनिक अक्सर इस नाम से पूछा जाता है बच्चों, अक्सर इस नाम से पूछा जाएगा, और इसका नाम होगा फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस नाम से पूछा जाता है। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, यहां पर एक OH, H, एक और OH, सॉरी, ठीक है, एक और OH। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों +1। निकाल लो सीधा, x मान के कैलकुलेट कर लो, तो अपने आप आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अपने आप आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर यहां पर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इसकी वजह से यहां माइनस, इसकी वजह से यहां +2, यहां +1, तो टोटल यहां पर क्या हो जाएगा +4। यहां पर देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन की लेस होती है फास्फोरस से कुछ अमाउंट में, तो यहां पर पार्शियल प्लस, यहां पर इसकी वजह से, अब देखो इस बॉन्ड की वजह से, इस वाले बॉन्ड की वजह से यहां +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से यहां +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से यहां +1 नहीं -1, क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो -1, इन दोनों बॉन्ड की वजह से यहां +1, ये दो बॉन्ड है तो यहां +1, टोटल नेट निकालो, +1 -1 इक्वल टू +1। यहां पर देखो इसकी वजह से यहां -1, इसकी वजह से यहां +1, 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 नेट निकालो, नेट कितना आ रहा है बच्चों +3 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका प्रिपरेशन मेथड देखना चाहूं तो इसका प्रिपरेशन मेथड सिंपल है, काफी सिंपल है। जब भी मैं अगर P2O3 का, अभी भी मैंने रिएक्शन बताया, P2O3 का अगर H2O के साथ कराऊंगा, कोल्ड के साथ ये या फिर हॉट के साथ, मैंने अभी भी बताया ऑक्साइड में ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, हॉट के साथ कराऊंगा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोल्ड के साथ कराऊंगा तो यहां पर H3PO3 बन जाएगा। बात क्लियर है? दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, किसकी बात करते हैं बच्चों यहां पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, तो देख लेते हैं। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, थर्ड ऑर्थो की बात कर लेते हैं सबसे पहले, +3 की। ठीक है, यहां पर थर्ड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों आपका H4P2O6। देखो कैसे बनेगा, समझना ध्यान से। H4P2O6, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए +4 चाहिए। देखो ये आपका इस तरीके से, यहां पर एक OH, यहां पर एक OH, यहां पर फास्फोरस, यहां पर फास्फोरस, यहां पर एक OH, यहां पर एक OH। अब इस बात का ध्यान रखना, ये केवल और केवल एक ऐसा एसिड है जिसमें PP डायरेक्टली लिंकेज होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाएगा। अब मैं इसमें बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखो इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, दोनों सिमिलर है तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से +1। अगर मैं नेट निकालना चाहूं तो नेट कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब इसका जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका प्रिपरेशन मेथड में आप लोगों को बताता जा रहा था, और ध्यान से समझते कर लेना बच्चों, काफी इजी है। इसका प्रिपरेशन मेथड होगा, अगर मैं रेड फॉस्फोरस को अगर मैं अल्कली में ऐड करूंगा, किसमें, अल्कली में, तो आपका H4P2O6 बनेगा। बस इतना ध्यान रखो बस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, फॉस्फोरस हो गया, अब फॉस्फोरिक पे चलते, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसके प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म के लिए हम ऑर्थो लिख देते हैं। कहीं पर भी ऑर्थो लगाए तो इसका मतलब प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पर ये हो गया OH। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, फिर से देख सकते हो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये -1, ये +1,
तो यहां पर +1 इसकी वजह से, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, टोटल नेट कितना हो गया +5। नाउ अब इसको प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका, ऑक्साइड को H2O में डाल दो, पेंटा ऑक्साइड को H2O में डाल दो। वही बात है ना, हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका उसी ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बनता है जिस ऑक्सीडेशन नंबर का आपका ऑक्साइड होता है। तो +5 का ऑक्साइड है तो +5 का ही आपका बनेगा, ठीक है। देन क्लियर बच्चों। नाउ ये आपका 4th नंबर का था, 4th था बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, अब हम 5th के लिए। 5th हमारा क्या होगा बच्चों, पायरो। 5th के लिए मैं बात करता हूं यहां पर पायरो के बारे में। तो पायरो बनाना काफी इजी है, ठीक है, पायरो बनाना काफी इजी है। पायरो को तो आप लोग खुद बना लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने ये चीज आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया है, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो। पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब पायरो फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3 2 mole of H3PO3 minus H2O gives what, H2P2O5। मतलब कैसे बनेगा देखो, OHP, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, PO, OH, यहां H, यहां से H2O निकाल दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो आप लोग फॉर्मूला चेक करो। बस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में ध्यान रखना, उसमें एक ही भी PP बॉन्ड होता है, वही एक एसिड है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन आ गए आपको, दोनों को मैंने हीट कर दिया। देखो इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बनाने का प्रिपरेशन मेथड सिंपल है बच्चों। इसको जो प्रिपेयर करने का जो मेथड है बच्चों वो काफी सिंपल है। अब इसका प्रिपेयर करने का मेथड है कि अगर PCl3 की रिएक्शन अगर मैंने H3PO4 के साथ करा दिया, अब देखो PCl3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये अपने आप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में। और जो यहां पर जैसे ही मैं H2O की रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर HCl बनेगा। अब जो HCl बनेगा, HCl इसको आपको क्या करेगा, डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, इन दोनों को डिहाइड्रेट करने के काम करेगा। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, एक और बात समझते हैं। देखो इसको जैसे ही मैं H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो POCl3 बनेगा एक आपका, और यहां पर एक आपका क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो POCl3 है ये आपका डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसको डिहाइड्रेट करने का काम करेगा। क्या करेगा, इसके डिहाइड्रेट करने का काम करेगा। दोनों H3PO3 होंगे, दोनों आपस में जुड़ के इसको डिहाइड्रेट करने का काम क्या कौन करेगा, POCl3। तो डिहाइड्रेट करने के बाद आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो था इसका मैकेनिज्म। अब हम इसको समझते हैं कि इसका रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल आपका क्या बन जाएगा, H3H2P4O5। नाउ 6th में समझते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो 2 मोल ऑफ H3PO4 की रिएक्शन अगर H2O के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2P2 आएगा, H4P2 आ जाएगा, H4P2, ठीक है, H4P2O7। अब कैसे होगा बच्चों, देखो यहां पर मैं OH कर देता हूं, यहां पर OH, देखो वही रिएक्शन है, बस सिंपल। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से एक H2 निकाला तो ये हो गया। अब कैसे बनेगा, देखो अब देखो H3PO4 को 2 मोल को अगर मैं हीट कर दूंगा तो अपने आप क्या बन जाएगा आपका, H4P2O7। दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बना रहा हूं और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कैसे बना रहा हूं। अब हम चलते बच्चों मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सिंपल भी है और अच्छा भी है, ठीक है। तो यहां पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड,
अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा मैं आपको सिंपल बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से ऑर्थोफॉस्फोरिक, यही ट्रिक में आपका फिर से सल्फर में काम में लूंगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से H2O निकालो तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मैंने बताया था। अब देखो यहां पर देखो H3PO4 की माइनस H2O कर दिया तो यहां पर HPO3 बन जाएगा, लेकिन ये M के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? पॉलीमर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होगा बच्चों? ये पॉलीमर के फॉर्म में। तो इसके दो स्ट्रक्चर आपके डिफाइन किए गए, एक तो आपका कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, और एक आपका क्या क्या डिफाइन किया गया इसका? लीनियर स्ट्रक्चर। कौन सा? लीनियर स्ट्रक्चर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये जनरली इसका प्रिपरेशन मेथड नहीं है, ये इसका प्रिपरेशन मेथड नहीं है। तो इसका प्रिपरेशन मेथड है क्या? इसका प्रिपरेशन मेथड है, अगर मैंने H3PO3 की रिएक्शन Br2 को हीट करके सील्ड ट्यूब में रख दिया तो आपका क्या बनेगा? HPO3 M फॉर्म में। अब देखो, अब बात को ध्यान से समझना। HPO3, दो H तो निकल गए, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। HPO3, तो सबसे पहले फास्फोरस बना लो, +5 मुझको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, +5 मुझको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, और यहां पर OH। अब देखो इसमें +5 ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, इसका अभी +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका भी क्या है बच्चों? +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बीच में OH कर दो, इसको इधर। अभी इसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये माइनस चार्ज ना होकर ये आगे जुड़ा हुआ रहता है, आगे कनेक्टेड आपका होता है। तो ये आपका आगे इस तरीके से कनेक्टेड होगा कि यहां पर ये दूसरे कंपाउंड के O के साथ, ये अपने ही O के साथ, मतलब ये यूनिट है ना, वो बार बार आपके रिपीट करेंगे। देखो HPO3, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। जब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो क्या इसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा? नहीं होगा, +3 होगा। तो ये क्या करेगा? आगे वाले यूनिट के O के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये वाली यूनिट आपके रिपीट क्या करेगी? तो देखो जैसे मेरे पास PO ये देखो वैसे ही बना रहा हूं स्ट्रक्चर, जैसा आप लोग यहां पर POOH इसको समझना बीच वाले को। ये तो हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। कौन सा हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसको समझो, ये वाला जो पॉइंट है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो यहां पर इसका देखो, वो वही चीज मैंने बताया, ये वाला ऑक्सीजन दूसरे फास्फोरस का होगा, और इसका जो ऑक्सीजन है वो दूसरे फास्फोरस के साथ कनेक्ट होगा। स्टेटमेंट को फिर से सुनना। फास्फोरस है, ये वाला फास्फोरस एक दूसरे मतलब मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और इस फास्फोरस का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच करेगा। देखो सिंपल। अब देखो साइक्लिक में इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक ट्राई का मतलब 3, ट्राई फॉस्फोरिक एसिड, ये इसका नाम होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर HPO3 आपका 3 होगा, जो कि आपके साइक्लिक फॉर्म में होगा। तो साइक्लिक फॉर्म में बना लेते हैं। देखो आप देख सकते हो कि इस फॉर्म में, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में 3 चाहिए, तो ये आपस में कनेक्टेड हो, 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो POP बॉन्ड तो पक्के बनने, तो POP बन गया। अब देखो एक फास्फोरस से कौन सी चीजें नहीं जुड़ी हुई है एक दूसरे से? देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब कौन सी चीजें नहीं जुड़ी हुई है? डबल बॉन्ड हो और आपका OH, तो फास्फोरस पे एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटासाइक्लिक ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारा था आपका फास्फोरस के ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड्स के बारे में, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स के बारे में यहां तक हमारा था। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों देखो, मैंने एक जगह गलती से बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं और जल्दबाजी में मैंने लिख दिया था,
उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो बच्चों प्लीज। देख लो कौन सी चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं ध्यान नहीं रहा था, मैंने उल्टा कर दिया था। देखो यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया था। देखो POPP, ये तो आप जानते हो व्हाइट फास्फोरस। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉन पोलर वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर होगा तो H2O में इनसॉल्युबल होगा। मैंने सॉल्युबल लिखाया हुआ है बच्चों प्लीज, ठीक है। H2O में इनसॉल्युबल होगा और CH2 बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा, CH2 बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर मैंने मिस्टेक किया था, इन CH2 बेंजीन में सॉल्युबल होगा मतलब नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, वरना ये पोलर मॉलिक्यूल में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आने की वजह से ये क्या होगा बच्चों आपका नॉन पोलर। तो इस तरीके से हमने यहां पर नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं बच्चों। नाइट्रोजन फैमिली हमारा खत्म हो गया है। आई होप सो कि आप लोग नाइट्रोजन फैमिली को एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो नाइट्रोजन फैमिली को। नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से पॉइंट पढ़ रहे थे, आप एक बार पॉइंट वाइज चार्ट बना लो। चार्ट बनाने के बाद पॉइंट वाइज देखो, सबसे पहले हम लोगों को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उसके बाद उसके जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स पे ज्यादा फोकस करो बच्चों। कंपाउंड्स पे आप लोग ज्यादा फोकस करो। एक बार उसको अच्छे से रीड करो। जो मैंने नोटबुक में लिखा है, जो मैंने थियरी आपको बताई है, वही आपकी थियरी सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा थियरी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा थियरी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो आप नोटबुक को फॉलो करो और साथ साथ आप एनसीईआरटी को, और उसके अलावा आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां पर ग्रुप 15 डिस्कस कर लिया है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे बच्चों ग्रुप 16, जिसमें हमको ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इन सब में सबसे जो लेंथी ग्रुप था ग्रुप 15, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब ग्रुप 16 हमारे छोटे छोटे ग्रुप है बच्चों। तो ग्रुप 16 छोटा है, ग्रुप 16 से छोटा है आपका ग्रुप 17, और ग्रुप 17 से भी छोटा है आपका ग्रुप 18। तो आपका पी ब्लॉक आई होप सो कि इस वीक नहीं तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक खत्म आपका हो जाएगा पूरा। और मैं अभी आपको ग्रुप 15 का एक और मैं आपको डीपीपी दूंगा, उसको आप लोगों को अच्छे से सोल्व कर लेना है। और एक अब देखो, इस चैप्टर को याद करने का तरीका एक ही है। पहले एक बार चैप्टर रीड करो, डीपीपी लगाओ, ठीक है। फिर से आप एक बार चैप्टर रीड करो, फिर वही डीपीपी एक दो बार लगाओ। उससे आपको क्वेश्चन याद होंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपके आंसर भी आप लोगों को याद होते जाएंगे। कम से कम आपके ग्रुप 15 की डीपीपी अगर आप लोगों ने 5 बार लगाई तो आप लोगों को चैप्टर याद हो जाएगा। डीपीपी अगर आपने 5 बार लगाई, क्योंकि डीपीपी में मैंने सारे कॉन्सेप्ट से आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो डीपीपी को आप कम से कम 5 बार लगाओ। 5 बार अगर आपने डीपीपी लगाई है तो आपको यह चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डीपीपी एक बार लगाई है तो एंड में वही आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर हम इनऑर्गेनिक भूल गए। तो इसीलिए आपको डीपीपी 5 बार लगानी है एनी हाउ, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।